तोड़ूंगा इंडिया को तोड़ूंगा। तो दरअसल इंडिया देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है वैसे ही। नॉट ओनली मुस्लिम्स बट दलित्स, सिख्स आर ऑल बीइंग परसिक्यूटेड इन इंडिया। इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर माइनॉरिटीज। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। 2 मिनट 28 सेकंड का ये वीडियो ट्वीट करना बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय को भारी पड़ गया। इस एनिमेटेड वीडियो में राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बेंगलुरु में अमित मालवीय के खिलाफ 153A, 120B और 505(2) के तहत केस दर्ज कराया गया। कांग्रेस का कहना है कि वीडियो में राहुल गांधी को भारत विरोधी दिखाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने इसे तानाशाही बताया तो कांग्रेस नेताओं ने इसे जस्टिफाई ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर खुशी भी जताई। हमेशा मीडिया के सामने आके क्यों करते हैं? कोर्ट में जाके बोलिए कि आपने जो किया है सही किया है, गलत किया है। हमको लगा उन्होंने गलत किया है तो हमने चार्जेस लगाए। अगर वो सही किए तो चार्जेस को मना करके। अफवाहें फैलना हिडन एजेंडा नहीं है, नफरत फैलाना हिडन एजेंडा नहीं है, सच का झूठ बनाना, झूठ का सच बनाना हिडन एजेंडा नहीं है। उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। उस पर ये कानून और संविधान ऊपर इतना एलर्जी क्यों है बीजेपी को? बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको कोई बख्शना करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल उनके साथ नरमाई लेने की जरूरत नहीं। जो सच है वो आना चाहिए। इस तरह से राहुल जी के खिलाफ इस तरह से कोई बोलता होगा, मोदी जी के खिलाफ बोलने के बाद आप लोगों को अंदर करते हो। दिलचस्प बात यह है कि अमित मालवीय का ट्वीट करना कांग्रेस को बुरा लग गया, जबकि कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से इसी तरह के कई एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नफरत फैलाते हुए दिखाया गया है। एफआईआर के बाद भाजपा ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। फ्री स्पीच की बात करते हैं, यूएस में जाकर ये कहते हैं कि भाई फ्री स्पीच नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और यहाँ कोई कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करते हैं, और वो भी वही स्टेट में जहाँ उनको अभी मैंडेट मिला है। राहुल गांधी यूएस में जाकर क्या कहा, ब्रिटेन में क्या कहा, हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ जो भी कहा वो ठीक है, अपने तरफ मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में नहीं है ये जो कहना, जब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस तुम अपने पार्टी में नहीं रखते हो और आपके पार्टी के जो ओपोनेंट्स हैं उनको आप ये फ्री स्पीच का राइट नहीं देते हो, तो फ्री स्पीच क्या आपको अकेला है हक कि डेमोक्रेसी आपके लिए ही है, बाकियों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है? इस बीच अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा और आक्रामक हो गई और अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से बताया कि राहुल गांधी कहां कब भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखाई दिए। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली। इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया।
उस व्यक्ति के, श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? तो आपने रिपोर्ट देखी और आज दो टूक का मेरा विषय है इमरजेंसी रिटर्न्स। जी हां, 26 जून थी वो तारीख, 26 जून थी जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, देश में इमरजेंसी लगाई, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक अदालत ने एक आदेश सुनाने की हिम्मत कर दी थी। और उस वक्त 1975 में 26 जून 1975 के बाद भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने वालों को जेल में ठोक दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था। क्या अब कर्नाटक में इसी जून महीने में राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों को चुन चुनकर जेल भेजा जाएगा? क्या चुन चुनकर उनके खिलाफ एफआईआर होगी? और अगर ऐसा है तो क्या यह इमरजेंसी रिटर्न्स है? क्या यह आपातकाल की कर्नाटक में वापसी है? दो टूक में आज हम यही डिबेट करेंगे, क्योंकि जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, बीजेपी के एक नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया तो बाकायदा अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है, बीजेपी कह रही है अगर ऐसा ही है तो फिर क्या ये इमरजेंसी नहीं है? दो टूक में यही चर्चा होगी। आपने रिपोर्ट देखी और दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल, राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया तो हो गई एफआईआर, क्या कर्नाटक में यह इमरजेंसी की वापसी की आहट है? सवाल एक बार फिर सुनिए, राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया तो हो गई एफआईआर, क्या कर्नाटक में यह इमरजेंसी की वापसी की आहट है? ये मेरा आज का सवाल। और चार मेहमान मेरे साथ आज की इस डिबेट में, आज की इस चर्चा में जुड़ रही है। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी, अवधेश कुमार जी भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और पत्रकार हैं। मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ विजय कौशिक जुड़े हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत राहुल लाल जी आपसे करता हूं। राहुल लाल जी, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में बोलो तो जेल हो जाती थी, उसमें एफआईआर वगैरह नहीं होती थी। उस वक्त एफआईआर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मीसा था, जो बोलता था उसको उठाकर जेल में भेज दिया जाता था। अब जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों पर एफआईआर हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलना जो है कर्नाटक में कांग्रेस को कबूल नहीं। क्या ये इमरजेंसी नंबर 2 है, नंबर 2 है, इमरजेंसी रिटर्न है? नहीं, देखिए, इमरजेंसी रिटर्न बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है। और मैं जानता हूं अशोक जी, आप फेक न्यूज को का जितना आपने खुलासा किया है भारतीय मीडिया में, शायद ही किसी ने किया होगा। फेक न्यूज को हटाने को लेके आपने कितने सारे, आपके साथ मैंने डिबेट किए हैं। और जो फेक न्यूज के सबसे बड़े फैक्ट्री के रूप में मैं देखता हूं, वो एक तरह से अमित मालवीय जी आते हैं। मामला ये नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर ट्वीट किया गया और गिरफ्तारी के जो है कि वहां पे एक तरह से एफआईआर दर्ज कर दिया गया। उसमें कंटेंट क्या है? बार बार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो भारत को तोड़ रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए। तो एक तरीके से जानबूझकर जो पूरी भाषा लिखी गई है कि वो खतरनाक है, छलपूर्ण है, कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वो पूरा राहुल लाल जी की आवाज जरा बढ़ाइए, हम राहुल लाल जी को सुन नहीं पा रहे, उनकी आवाज बढ़ाइए जी। मैं कह रहा हूं कि
जो पूरा मामला है यहाँ पे कहीं से भी इमरजेंसी 2 का रिटर्न नहीं है, बल्कि ये फेक न्यूज के विरुद्ध कांग्रेस ने एक मुहिम प्रारंभ की है। आलोचना होनी चाहिए, तार्किक तथ्यता आलोचना कीजिए, उसका सादर स्वागत होगा, लेकिन आलोचना के नाम पे कोई फेक न्यूज फैलाने का प्रयास करे, गलत चीजों को प्रयास करे, उसको कांग्रेस टॉलरेट नहीं करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(b) में कई सारे प्रतिबंध भी आरोपित हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि बिना आलोचना कर दीजिए। इस पूरे जो 2 सेकंड की वीडियो क्लिप है, इस वीडियो क्लिप में कहीं न कहीं राहुल गांधी के ऊपर यह पर्सनल अटैक अच्छे से पूरा अटैक है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती थी, और यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर राहुल लाल जी आपकी आवाज, एक मिनट रुकिए। राहुल लाल जी की आवाज सही नहीं आ रही, जरा राहुल लाल जी की आवाज ठीक कीजिए। लेकिन राहुल लाल जी ने जो कहा मैं आपको बता देता हूं, आप जो समझ पाए होंगे। राहुल लाल कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाना जो है उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि फेक न्यूज को क्या है, फेक न्यूज झूठा क्या है, ये थोड़ा सा समझना मैं चाह रहा हूं था, लेकिन मोटे तौर पर राहुल लाल ये कह रहे हैं कि दरअसल अमित मालवीय ने जो एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया उसमें राहुल गांधी को भारत तोड़ने वाला बताया गया, जो गलत है, और इसीलिए राहुल लाल कह रहे हैं ये जस्टिफाई है, जो अमित मालवीय के खिलाफ जो है जो एफआईआर है वो जस्टिफाई है। आरपी सिंह जी, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक आलोचना ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को आप कह रहे हैं सीधा सीधा अमित मालवीय के उसमें कि भाई वो भारत तोड़ने वाले हैं, भारत, उसके पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, तोड़ूंगा 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 भारत तोड़ूंगा। तो ये आप जब कह रहे हैं तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है, उसमें क्या आपत्तिजनक है? अशोक जी, आज आपने वो वीडियो आपने चलाया, आपका शो है, जारी रखिए, कल आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराएंगे ये लोग। अपनी जारी रखिए, क्योंकि तो कर्नाटक की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने हाँ, बिल्कुल कर्नाटक की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी। अशोक जी को डराइए मत। सर अरे भैया, डर तो सबको लगेगा, हमें भी डर लगेगा। हम क्या बोले क्या ना बोले सोचना पड़ेगा। आप डर सकते हैं, अशोक जी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर कर्नाटक की पुलिस आएगी तो देखेंगे, तब तब विजय कौशिक नजर नहीं आएंगे, आरपी सिंह फिर भी खड़े पाएंगे और वो वकालत भी करेंगे, वकील भी खड़ा करेंगे। और सुनिए, अरे विजय कौशिक जी सुन लीजिए, मैंने अपनी बिटिया को वकालत की पढ़ाई इसलिए पढ़वाई है कि वो बड़ी होकर जब तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारी पार्टी के लोग जब फर्जी मुकदमे विजय जब कोई मुकदमे करें आपकी पार्टी के लोग, तो हम लोग उसको लड़ सके, चिंता मत करिए। परंतु जो मूल बात करें कि फेक न्यूज क्या है, क्या विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कहा नहीं कि मुझे विदेशी ताकतों से मदद चाहिए, उन्होंने विदेशी देशों, बाकी देशों से जाकर मदद नहीं मांगी, ताकतों से मदद नहीं मांगी कि मेरे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप आकर मदद करिए। अब ये देश को तोड़ने के लिए नहीं है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग अभी तक इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे। ये क्या है, ऑब्वियस वर्ड यूज किया था मुझे, अगर ठीक ढंग से याद है तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी निरंतर वह सब कुछ कर रहे हैं जिससे भारत टूटेगा। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। कैम्ब्रिज में गए, वहां पर जाकर बच्चों के सामने भाषण दे रहे हैं, एक सिख बच्चे की ओर इशारा कर कहते हैं आपको देश के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। अब ये भारत को तोड़ने की बात नहीं तो और क्या कि आप एक सिख बच्चे को प्रोवोक कर रहे हैं। और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें राहुल गांधी, मैं आज कह रहा हूं, वह यही भाषण या यही भाषा दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर कहीं और इस्तेमाल कर लें, किसी सिख बच्चे को ये कहते कि तुमको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो मैं मुकदमा लगाऊंगा उनके खिलाफ खुद, और इंश्योर करूंगा कि देश को तोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं उस पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तो ये निरंतर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं विदेश में जाकर, और निरंतर इस प्रकार का आपको टोका नहीं कौशिक साहब, मैं आपको बात पूरी होने दीजिए, अच्छी बात नहीं दोस्त, ये तो इतना सांस तो मत घोटो। आपकी ठीक है, आपकी सरकार बन गई कर्नाटक में, ऐसा तो मत करो कि आप बात करने के लिए सांस घोट दो, हमारा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो और भी अशोक जी के शो पे तो नहीं होएगा। तो जो मूल बात समझे जी, निरंतर लगातार वह विदेश जाकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। वह कहते हैं भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वही भाषा एग्जैक्टली मैं आपको बोलूंगा, आपको वीडियो भेजूंगा, एग्जैक्टली वही भाषा अमृतपाल सिंह बोलता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, उनको जब यही सब कुछ करना है तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं भारत के अंदर?
अगर उनको लगता है कि ये सब गड़बड़ है तो काहे को सब करने में लगे हैं। दिक्कत ये है कि मैं खुद कह रहा हूं, अमित मालविया का अभी जो जिस वीडियो को लेकर करे, मैं खुद रात को ट्वीट करूंगा, मुकदमा करिएगा, देश के लाखों लोग ट्वीट करेंगे, करिएगा मुकदमा, किस किस के खिलाफ मुकदमा करेंगे। ओके ओके ओके, दिक्कत नहीं, एक आरपी सिंह जी, मैं फैक्ट्स पर आ जाता हूं क्योंकि आपने कुछ फैक्ट्स रखे। मैं एक बार थोड़ा राहुल लाल से, उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों को रहता हूं। राहुल लाल जी, आपने फेक न्यूज की बात की, आपने कहा अमित मालवीय का ये ट्वीट फेक न्यूज फैलाने वाला था, ठीक है ना। एक तो ये राजनीतिक ट्वीट थी, अगर हम राजनीतिक रूप से इस तरह से फेक न्यूज को, कि फिर मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया कि वो नाश्ते में जो है महंगे वाले ये खाते हैं, मशरूम खाते हैं। तो क्या ये उन्होंने खाने की टेबल पे जाके देखा था क्या? उसमें लिखा प्रधानमंत्री 8 बार कपड़े बदलते हैं। आपने क्या 8 बार कपड़े काउंट किए हैं क्या? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह को यह दिखाया गया कि वो एक गन से हिंदू मुस्लिम पर जो है अटैक करते हैं और वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं नफरत फैलाते हुए। और इस तरह के ट्वीट्स, अगर इस तरह के एनिमेटेड वीडियो कांग्रेस जब प्रधानमंत्री को लेकर कर सकती है, गृह मंत्री को लेकर कर सकती है, प्रधानमंत्री वो इस तरह के हमले कर सकती है, तो राहुल गांधी पर हमले करने पर क्यों आपत्ति हो जाती है आपको? आप अगर करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता करेगा तो गलत कैसे हो जाएगा? और दूसरी बात ये भी बता दें कि समाज में वैमनस्य कैसे फैल रहा है उससे। आपने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें आपके हिसाब से समाज में वैमनस्य फैल रहा है। कैसे वैमनस्य फैल रहा है? किन दो जातियों में, किन दो धर्मों में बात हो रही है? बोलिए राहुल लाल जी। देखिए, सबसे नंबर 1 कि जो अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि अगर वो भारत में वो बयान देंगे, मैं तो आरपी सिंह जी को कहता हूं, आपको अगर लग रहा है कि उस बयान के आधार पे आपको मुकदमा दर्ज करना, कर लीजिए। सुनिए पीछे लट रही है। एक मिनट राहुल लाल जी, मेरे सवाल का जवाब पहले आ जाए, उसके बाद आप आरपी सिंह पर रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अपने सवाल का जवाब पहले चाहता हूं। आप जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं फेक न्यूज, उस आधार पर कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई है, तो क्या कांग्रेस के नेताओं को जेल में ठूस दिया जाना चाहिए? देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ का किसी ने भी उल्लंघन किया है, XYZ, अगर लगता है कि बीजेपी के लोगों को जो देश का शासन तंत्र संभाल रहा है कि कहीं से भी नियम का उल्लंघन, चाहे देश के भीतर हुआ विदेश में हुआ है, अगर उनको अंदर से ये गट्स है कि वो भारतीय न्यायपालिका में ये प्रमाणित कर सकते हैं, उनको करना चाहिए केस। ये मैं तो उसी में कर रहा हूं। ओके, तो राहुल लाल जी, इसका मायने ये है, मैं ये मानूं कांग्रेस को आधिकारिक रूप से अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई लोकसभा की, वो रूल ऑफ लॉ के तहत गई, क्योंकि राहुल गांधी ने एक पूरी जाति का अपमान किया था, इसलिए उनके खिलाफ एक FIR लिखी गई और देश की अदालत ने बाकायदा उसको सही ठहराया। इसका मतलब कांग्रेस ये मानती है कि रूल ऑफ लॉ के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। फिर इसी बात पर लेकर छाती को पीटते राहुल गांधी विदेशों में जाकर। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, अभी तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस बात कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये चीज प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन हाँ, ठीक है, निचले कोर्ट ने जो फैसला जहां तक दिया है वो भी स्वीकार्य। भारत में कोर्ट का सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा। आप अगली अदालत में लड़िए, फैसला आएगा। लेकिन आज अगर किसी अदालत ने राहुल गांधी को के खिलाफ सजा दे दी, तो उस पर आप छाती क्यों पीटते हैं? फिर आप कहते हैं कि देश में, उसी को लेकर आप देश में दुनिया भर में रोना रोते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन आप जब किसी के खिलाफ FIR कर देते हैं तो वो भारत में डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती। कर्नाटक में आज डेमोक्रेसी जिंदा है कि वहां पे आप बोलेंगे तो जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे FIR हो जाएगी, वहां पर डेमोक्रेसी जिंदा है। ये डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं? दोहरे चेहरे कहां से लाते हैं? और आरपी सिंह आरपी सिंह जी ने सुनिए मेरी बात सुनिए। आरपी सिंह जी ने जो कहा वो छोड़ दीजिए आप, कि दरअसल उनके खिलाफ आरपी सिंह जी भारत में करेंगे नहीं करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आपने शुरुआत करी, आपने कहा फेक न्यूज फैलाई अमित शाह ने, अमित मालवीय ने, तो उस आधार पे तो फिर ये बात सही है, राहुल गांधी ने भी विदेश में जाके भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई कि भारत में जो है आजादी नहीं है बोलने की, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में सिख जो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। तो क्या राहुल गांधी ने भी फेक न्यूज फैलाई? अब ये अलग बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना हो, लेकिन क्या आप मानेंगे राहुल गांधी ने फेक न्यूज फैलाई? देखिए, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं, मैं कहीं से भी नहीं मानूंगा कि उन्होंने गलत कहा। हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन खालिस्तानी आतंकवादी। नहीं, राहुल लाल आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं यही सवाल विजय कौशिक से पूछ लेता हूं। विजय कौशिक, अगर अमित मालवीय फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो राहुल गांधी ने क्या ये सच बोला था कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है?
राहुल गांधी ने क्या सच बोला था कि भारत में जो सिख है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है? ये सही है क्या? भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, सही है क्या? अशोक जी, भारत में कोर्ट फैसले ठीक नहीं देते। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई दुश्मनी निकालनी होती तो राहुल गांधी जी के खिलाफ जहर उगलने वाले माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, सभी लोग जेल में होते। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम जेल में डाल देते। हाँ। आपने ये कहा ना सर, अभी तो शुरुआत हुई है ना कर्नाटक में। मालवीय है, अभी तो कर्नाटक में जुम्मा आए हुए 4 दिन हुए हैं। 4 दिन होते ही एक FIR होगी। हो सकता है कल को कर्नाटक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कर दे, स्मृति ईरानी के खिलाफ भी कर दे। स्मृति ईरानी से तो वैसी कांग्रेस चिड़ी बैठी है अमेठी की हार के बाद। कोई बड़ी बात नहीं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कल को केस कर दिया जाए कर्नाटक में। नहीं ना अशोक भाई, अगर कर्नाटक को ही हमें प्रयोगशाला बनाना है तो हमारे पास कई राज्य हैं। हम बहुत पहले ही अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चुके होते, स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज कर चुके होते। हम गांधीवादी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। दिल्ली में 3 सिखों का कत्ल करके अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम माननीय मोदी जी से केवल ये कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया है तो भाई देश का संविधान तो किसी को भी इस बात की छूट नहीं देता कि भाई आप उन्हें इस डर से छोड़े रखें कि भाई कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश में खुलेआम धमकी दे रहे हैं सभी क्षेत्रीय दलों को और अपने विरोधियों को कि भाई जो है एक तरीके से उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उन सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, सबको जेलों में ठूक दिया जाएगा। यही कारण था कि 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी ने उनका समान नागरिक संहिता के ऊपर समर्थन कर दिया। इससे बड़ी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये जो आपातकाल की आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देश में इस समय आपातकाल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के समय में जब लगा था उन गलतियों का हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन गलतियों के लिए देश की जनता से क्षमा भी मांगी कि भाई जो हमारी गलतियां हुई हैं हमें क्षमा दीजिए। फिर जनता ने हमें बाद में बहुत बार मौके दिए इस देश की सेवा करने के लिए। लेकिन अब ये जो आपातकाल चल रहा है जिसमें महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जो भी क्षेत्रीय दल सरकार के खिलाफ महंगाई कितनी है इस वक्त देश में? एक छोटा सा अंदाजा लगा लीजिए। सर महंगाई की दर बताइए ना। 100 रुपए किलो चल रहा है। महंगाई की दर बताइए, राहुल गांधी बताइए महंगाई की दर कितनी है? सुनिए, ये जो फर्जी आंकड़े सरकार एक मिनट रुकिए ना। राहुल लाल महंगाई की दर कितनी है? पूछिए राहुल लाल महंगाई की दर कितनी है? राहुल जी से पूछिए। 4.225। एक मिनट रुकिए 4.225 महंगाई की दर है और ये आपको आपातकाल नजर आता है। और जब असल में आपातकाल था देश में महंगाई की दर 29% थी, 29%। रुकिए एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट रुकिए। और ग्रोथ रेट भी बता दो क्या? ग्रोथ रेट 1% थी, महंगाई की दर 29% थी जब आपातकाल था। दूसरी बात मैं फिर कहता हूं, ये देश में आज आपातकाल है। ये कांग्रेस के नेता जब कहते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी फेक न्यूज कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं ठोक के कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं, जब देश में आपातकाल था, सुनिए, अरे विजय कौशिक की मेरी बात सुनिए, विजय कौशिक की मेरी बात सुनिए। मैं कर्नाटक में, एक मिनट, मैं कर्नाटक में डिबेट कर रहा हूं। मैं इसलिए मेरे न्यूज मेरी फेस में डिबेट में कोई अगर बोलेगा कि देश में आपातकाल है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा। सुनिए विजय कौशिक मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कोई देश में कोई ये कहता है कि देश में आपातकाल है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी फेक न्यूज है। और इसलिए है क्योंकि आज आप दूरदर्शन पर बैठ करके कांग्रेस के 2 समर्थन में 2 नेता बैठे हैं और आपातकाल में किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर गाने गाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो इंदिरा गांधी के विरोधी थे। उस वक्त किशोर कुमार गाने नहीं गा सकते थे। आज आप लोग बैठकर नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर सकते हैं। तो आज देश में आपातकाल है, इससे बड़ी फेक न्यूज कोई नहीं हो सकती। रुकिए अब एक मिनट विजय कौशिक आपातकाल है, रुकिए एक मिनट। मैंने कहा इससे बड़ी फेक न्यूज नहीं हो सकती। यहां बैठकर आप नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं आपातकाल है। अगर आपातकाल होता तो अभी आपको घर से उठा लिया जाता और दूरदर्शन पर आपके मुंह पे आगे काला पर्दा डाल दिया जाता। अगर देश में आपातकाल होता, आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। रुकिए डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दों पर भटकाइए मत, मेरी डिबेट को मुद्दों पर रहिए। अवधेश कुमार जी, अवधेश जी, ये हमने देखा कि जो सरकारें होती हैं और कर्नाटक में तो अभी जुम्मा आए 4 दिन हुए हैं, आते ही एक बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ FIR कर दी। और ये बात ठीक है जो अभी विजय कौशिक कह रहे हैं कि प्रयोगशाला
तो हमारी कई सरकारें हैं, ये कोई प्रयोगशाला थोड़ी है। ये बात सही है, हिमाचल में नहीं हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। क्या ये प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अध्यक्ष बनाया गया है उसका कर्ज उतार रहे हैं क्या? कि भाई राहुल गांधी जी ने उनकी कृपा से, पिताजी मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उनकी कृपा से मैं मंत्री बन गया, तो थोड़ा कर्ज भी उतारना है, थोड़ी चमचागिरी और थोड़ी जो है चाटुकारिता ज्यादा कर दी जाए, एक दो के खिलाफ FIR कर दी जाए तो गुड बुक्स में आ जाएंगे। आप और हम यही एक डिबेट में थे और देखा था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। जब प्रियंका जी गई थी तो आधा किलोमीटर का फूल सड़कों पे बिछाया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री को वहां लगा था। और मैंने मजाक में कहा था कि यार थोड़ा चल लेते हम लोग भी कुछ फूल पर। तो ऐसा है, भारतीय राजनीति की इस समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पिछले कुछ समय की क्या है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक कांग्रेस जिसके इतिहास में कुछ बहुत ही मतलब एक महिमा वाले अध्याय जुड़े हुए हैं, वह कांग्रेस पूरी तरह धीरे 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 पार्टी नहीं होकर एक परिवार तक सिमटी है। और एक समय तो हम लोगों ने, उस समय हम हालांकि मिडिल स्कूल में बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन तब भी हम लोगों को याद है इंदिरा इज इंडिया, मतलब देवकांत बरुआ ने नारा ही लगाया था। तो ये कोई आज का विषय नहीं है। आप अगर इस ठीक से याद करेंगे, अभी एक वीडियो चल रहा है कि एक कार्यक्रम में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी भी थी, तो एक कुर्सी बढ़िया से एक कार्यक्रम में लगा हुआ था जिस पर कि तौलिए वगैरह बिछे हुए थे। मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर जाके वहां बैठ जाते हैं। सोनिया गांधी के सिक्योरिटी वाले सब आते हैं, मनमोहन सिंह को पीठ पर ऐसे हाथ रखते हैं उठने के लिए। मनमोहन सिंह जी उठ जाते हैं, एक साधारण कुर्सी पर बैठते हैं और सोनिया जी आकर के ये भी नहीं रोकती हैं, सोनिया जी उस चेयर पर बैठती हैं। ये पूरे देश के सामने ये सब चीजें हमने देखी अपने अपने समय से। मनमोहन सिंह जी जब जाते थे कहीं भाषण देने, सोनिया जी ने हमको आपके पास भेजा है। मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में किसी भी इतने बड़े पार्टी का इतना शर्मनाक पतन कभी हुआ नहीं होगा। अब इसके परिणाम क्या होते हैं कि जब पार्टी का कोई भी नेता अपने बदौलत नहीं आकर के कृपा पात्र होकर आता है कि इनकी कृपा से बने हैं, तो वहीं से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, वहीं से कानून को अपने हाथ में लेना, वहीं से सामान्य राजनीतिक विरोधियों के विरोध की बात से विरोध करने की बजाय कानूनी कार्रवाई, उनका दमन, पत्रकार बोले पत्रकारों के खिलाफ। आप स्वयं आपके पास आई है, मेरे पास आया है, जरा बोलिए ना क्या स्थिति थी जो है। सब लोग, हम लोग मुंबई जाना हम लोगों ने छोड़ दिया, कार्यक्रमों में 2 साल तक नहीं गए। भैया मेरे को कहा गया कि अभी मुंबई मत आओ, बाकी तो आप लड़ लोगे, लेकिन पुलिस टॉर्चर बहुत करती है। तो जब ये सिचुएशन कि वहां शिवसेना वहां शीर्ष पर है लेकिन सोनिया गांधी प्रसन्न रहे, इसके लिए वहां की पुलिस क्या करती थी, सामान्य बात है। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। आपको इस पर हैरत क्यों है? जब यूपीए की सरकार बनी थी तो यूपीए की सरकार में बाजाप्ता एक षड्यंत्र रचा गया कि भैया आरएसएस और बीजेपी दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित करके और बैन करने की कोशिश करो। और वहां से सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म चला। आपको यह भी याद होगा कि गुजरात के एक इनकाउंटर पर, इशरत जहां वाले पर, यहाँ के आईबी और सीबीआई में लड़ाई हो गई। आईबी ने कहा कि ये नॉर्मल इनकाउंटर है, मेरे पास रिपोर्ट है लश्कर ए तैयबा से है, लेकिन सीबीआई दबाव में थी, सीबीआई ने नहीं माना। अभी वो आईबीए के अफसर बाहर आके उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि किस ढंग से हम लोगों को दबाव डाला गया। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था तीस्ता सीतलवाड़ का, अशोक जी याद करिए कि वो सारी बातें आ गई हैं। लोगों ने कहा कैसे कांग्रेस ने एक बार 1.5 करोड़ रुपए दिए, कहां कहां बुला के अहमद पटेल जी ने पैसे दिए कि एक अभियान चले, और वो सारा अभियान चाहे मानवाधिकार के नाम पर हो चला। नरेंद्र मोदी को उस समय 9-9 घंटे 2 दिन जाकर के देना पड़ा वहां। अमित शाह को जेल में डाला गया जो बाद में छूट गए हैं। तो आपको क्या बात करें, मैंने इंद्रेश कुमार को सीबीआई के मुख्यालय जाना पड़ा पूछते, डॉक्टर मोहन भागवत पर मामले होने की नौबत आ गई। तो ये जो सारे कांग्रेस की जो रणनीति से एक सोनिया गांधी को खुश करने के लिए और देश के वो उंगली क्यों उठा रहे हैं? भाई मैं तो सत्य बोल रहा हूं, फैक्ट। ये उंगली अगर एक भी फैक्ट हो तो आप काट दीजिए ना। देश के गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कांग्रेस के बाजाप्ता जयपुर के अधिवेशन में जनवरी में 19 जनवरी को कहा कि बीजेपी के कैंपों में हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां तक सोनिया उस परिवार को खुश करने के लिए किया गया था। तो ये तो अभी छोटी शुरुआत हुई। जो मैं अभी आ रहा हूं, एक दो बात और है इस पर। आप इस डिबेट को रखें तो इस डिबेट को सीरियस लेवल पर ले जाने की जरूरत है कि इस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग भी नहीं से थे,
कैसे काम करते अपने पार्टी के अंदर, बाहर की तो छोड़ दीजिए, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने थोड़ा विरोध किया उनकी क्या दशा हुई उसको तो याद करिए। किसी के घरों पर पत्थर चल रहे हैं, किसी के गाड़ी पर पत्थर चल रहे हैं, पार्टी के अंदर के लोगों पर एफआईआर हुए हैं। पहले पर अब आइए तीसरी बात पर जो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मुझे इसमें तो कोई हैरत ही नहीं है कि वो जो हुआ है, लेकिन कर्नाटक की आपको और भी कथा जाननी चाहिए और बीजेपी को सोचना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने आने के बाद पहले यह बयान जारी किया कि जितने लोगों का पिछली सरकार में अपॉइंटमेंट हुआ है और जो अपॉइंटमेंट है वो लोग हट जाएं। 10वें दिन सबको डिसमिस कर दिया गया। कर्नाटक में बीजेपी और उससे जुड़े हुए एनजीओ चलाने वाले पर कई एनजीओ पर ताले लगा दिए गए। उसमें एक राज्यसभा सदस्य है, उनकी जांच चल रही है। सुनिए, जेल जाने की नौबत आ गई है। तो आपको ये ट्वीट नहीं है, कर्नाटक की पूरी सरकार इस परिवार को खुश करने के लिए और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक में क्या ये इमरजेंसी की, एक मिनट राहुल लाल रुकिएगा, क्योंकि कर्नाटक में ही ऐसा हुआ कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जिसकी दरअसल इस्लामी आतंकियों ने हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी को जो नौकरी दी गई थी, उसकी पत्नी को नौकरी से निकाल देती है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आती। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाकी राज्यों में मुझे पता नहीं प्रयोगशाला बन रही है नहीं बन रही, लेकिन कर्नाटक इमरजेंसी की एक दूसरी, कांग्रेस के हित में भी नहीं है। एक मिनट कांग्रेस के हित में भी नहीं है। ये दूसरे इमरजेंसी के जो है वहां पर एक प्रयोगशाला बन रही है विजय कौशिक जी। और जो अभी बात हो रही है कि कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेस में सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि 26 तारीख को जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, उसी दिन इसी टेलीविजन शो में दरअसल आरपी सिंह जी ने कहा था कि ये कांग्रेस के डीएनए में है कि वो आपातकाल इमरजेंसी जो है और तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। तो मैं इसी सवाल पर आऊंगा, क्या वो जो डीएनए है क्या वो कर्नाटक में नजर आ रहा है अगर ये एफआईआर हुई है? और एक बात और मैं ये भी बता दूं, सीरियसली मैं इस पे भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूं विजय कौशिक और राहुल लाल जी, जो आपने शुरू में कहा राहुल लाल जी कि भाई ये जो एनिमेटेड वीडियो था अमित मालवीय का ये फेक है, तो मैं उस पर भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं ग्राफिक में लगातार दे रहा हूं कि राहुल गांधी अमेरिका में किन किन लोगों से मिले थे, उनके संबंध क्या क्या हैं, और अगर ये भारत विरोधी नहीं है, जमाते इस्लामी, सिमी, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकी संगठन है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके वो अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो क्या ये भारत को तोड़ने की साजिश आखिर क्यों नहीं माना जाना चाहिए? मैं इस पर भी आऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है, आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। मुद्दा यही है। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। दोस्तों आप देख रहे हैं इमरजेंसी रिटर्न्स। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में, बाकायदा कर्नाटक की सरकार ने जुम्मा जिसको 4 दिन हुआ, उस आते ही सरकार ने बीजेपी के नेता अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि अमित मालवीय ने दरअसल एक एनिमेटेड वीडियो राहुल गांधी को लेकर जो है एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया था। इस तरह से राहुल गांधी को के खिलाफ कुछ बोलना अगर देश में अपराध हो जाएगा, अगर कर्नाटक में अपराध हो जाएगा, तो क्या अब देश में सभी पत्रकारों को राहुल गांधी के खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो कर्नाटक की सरकार आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देगी, आपके घर आके खड़ी हो जाएगी आपकी गिरफ्तारी के लिए। और अगर ऐसा है तो ये इमरजेंसी रिटर्न्स नहीं तो क्या है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है राहुल लाल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। मेरे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं। आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। राहुल लाल जी, मूल सवाल पर एक बार फिर आ जाते हैं हम
इस सवाल पर। ये जो पूरी बात हो रही है कि भाई आपने ब्रेक के कारण मुझे एक दो बात, एक मिनट सर, अवधेश जी एक एक करके राहुल लाल जी, ये जो पूरा मूल सवाल आ जाता है कि भैया ये जो आपने कहा कि ये फेक है, ये राहुल गांधी के खिलाफ जो ट्वीट किया गया, तो ये जो कुछ कहा गया ये उन तथ्यों के आधार पर था जिसका खुलासा स्मृति ईरानी ने किया, और ये चीजें पहले भी पब्लिक डोमेन में थी, ये पहले ही पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि राहुल गांधी की जो 4 जून की जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करने वाले तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम और एक और जो है मिनहाज खान, ऐसे ऐसे नाम शामिल है जिनका सीधा सीधा संबंध उन ऑर्गेनाइजेशन से है जो बाकायदा जमाते इस्लामी, पाकिस्तान के जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े रहे। और अगर ये संगठन राहुल गांधी की सभा आयोजित कर रहे हैं तो फिर ये क्यों ना कहा जाए भारत तोड़ो आंदोलन है ये? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये चीज कहा जा रहा है कि भारत तोड़ो, या फिर कांग्रेस के डीएनए में इमरजेंसी की जो बात कही जा रही है, कांग्रेस के डीएनए में इमरजेंसी नहीं है। कांग्रेस के डीएनए में पूरा का पूरा लोकतंत्र है। कांग्रेस के डीएनए में स्वतंत्रता का आंदोलन है। मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस के डीएनए में क्या उससे बड़ी बात है? एक मिनट, कांग्रेस के डीएनए में क्या उससे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की सभाओं के पीछे कौन है अमेरिका में? बिल्कुल, मैं तो वही चीज तो कह रहा हूँ। बताइए। तमाम आरोप लग रहा है, ये आरोप नहीं है। तंजीम अंसारी कौन है आपकी जानकारी में है क्या? सुन लीजिए, तंजीम अंसारी कौन है? उनका मोबाइल नंबर भेज तो पूछिए उनसे फोन कर करके वो कौन है। अब आप सुनते नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। 3 जून को ये ट्वीट जो है अमित मालवीय इस तस्वीर से संबंधित ट्वीट कर चुके हैं, तो 3 जून को भी एक पहले ही ट्वीट हो चुका है। स्मृति ईरानी कोई नया ज्ञान लेके नहीं आई है, उन्होंने कोई नया सवाल नए पुराने का नहीं है। ना राहुल लाल जी सुनिए, राहुल लाल जी फैक्टफुली हम जरा डिबेट करते हैं। देखिए मैं इधर उधर जाने की बजाय उनका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल लाल जी सुनिए, गंभीर विषय है, मैं आज समय किसी को वेस्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में पहले था, नई बात थी, पुरानी बात थी, छोड़ दीजिए। एफआईआर अभी हुई है एक ऐसे फैक्ट पर हुई है जिसका संबंध सीधा सीधा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से है, और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनाज खान, ये भारत विरोधी आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो ये गलत कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, ये लोग राहुल गांधी की सभाओं से क्यों जुड़े? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर ऐसे कोई भी ऐसी गड़बड़ी होती, वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं इस प्रकार की गड़बड़ी होती, तो राहुल गांधी के भारत आते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, बार बार मैंने पहले भी कहा, गिरफ्तारी हो नहीं सकती भैया। देशद्रोह का कोई काम करता है तो बिल्कुल उन्हें आप गिरफ्तार कर दीजिए। आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि केवल ये आरोप लगा। अच्छा ठीक है भाई, आरोप है। आरपी सिंह जी आपने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? राजनीति नहीं होती है। राहुल गांधी जी, राहुल आरपी सिंह जी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? उन्होंने भारत विरोधी ताकतों के साथ उनका गठजोड़ है। आज के समय में और ठीक है, आप कह रहे हैं राहुल लाल कह रहे हैं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लो, यही कह रहे हैं ना आप? आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, अगर आरोप आपके सच है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? होगी आपकी बात। अब आपने प्रोवोक कर दिया कि मैं जाकर कल मुकदमा दर्ज करूं उनके खिलाफ कि ये इनके साथ संबंध क्या है, वे बताएं। आज तक इस बात में अरे सुनिए ना राहुल, अरे सुनिए भैया, मैंने आपको ठोका नहीं, आपने पूछा तो। वो जो बैंक में पैसे आए थे राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो चाइना के यहाँ पे जो उनकी एम्बेसी ने पैसे ट्रांसफर किए थे उसका आज तक जवाब नहीं दिया। वो जो करारनामा है आज तक पब्लिक नहीं किया। अरे आपसे बड़ा देशद्रोही तो हो नहीं सकता जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करारनामा कर लिया और आज तक उसको पब्लिक के सामने नहीं लेकर आए। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ क्या हो सकती है? घरेलू व्यस्त रखे हैं क्या? उनको अंतर्राष्ट्रीय मामले पे अगर कोई गलत ढंग से इंटरनेशनल फंडिंग कोई ले रहा है तो फिर तो आपकी एजेंसी को और काम करना चाहिए। तब तो फिर ये आप अपने एजेंसी की विफलता को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। होगी बात। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आप प्रोवोक कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो भारत की धरती पे नहीं थे। मैंने जैसे शुरू में कहा, अरे सुनो राहुल, अब सुनिए आप एक बार, मैं वापस दे रहा हूं, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें। राहुल गांधी जो भाषा उन्होंने अमेरिका में यूज की एक सिख बच्चे को लेकर हिंदुस्तान में करें, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं मुकदमा करूंगा, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया वकील खुद हायर करूंगा, क्योंकि वो विदेशी धरती पर है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हो सकते। वो लाभ ले रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है उसमें मुकदमा नहीं हो सकता, इसलिए विदेशी धरती पर जो वो कृत करते हैं उसमें मुकदमे नहीं हो सकते। समझे नहीं? देखिए एक मिनट अब इसको अब एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए राहुल लाल, एक मिनट रुकिए, राहुल लाल रुकिए एक मिनट, लगातार मत बोलिए प्लीज, लगातार मत बोलिए। और मेरी बात ये कहना
राजनीति में ये कह देना इनके खिलाफ एफआईआर कर दो, गिरफ्तार कर लो, बड़ा आसान होता है। और ये चोंचलेबाजी होती है, जुमलेबाजी होती है। मैं अपने शो में चोंचलेबाजी जुमलेबाजी नहीं, मैं कह रहा हूं नैतिकता होती है कि नहीं होती है। आप कहें भारत विरोधी ताकतों से कोई लड़ लिया, कोई मिल गया, तो उसके खिलाफ आप जो है कानूनी कार्रवाई करो। जब कानूनी कार्रवाई करेगा तो आप लोग हिंदुस्तान के एक मिनट सर, जब कानूनी कार्रवाई होगी तो आप हिंदुस्तान के बाहर जाके कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये देश में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये कम से कम नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि जो ताकतें भारत विरोधी हैं उनसे आप कम से कम गठजोड़ ना करें। अवधेश जी, मेरा मूल चीज मैं इस पर भी आ रहा हूं। ये कह देना कि भाई गिरफ्तारी हो जाए अगर उन्होंने कुछ किया था, अगर टेक्निकली गिरफ्तारी होगी तो क्या होगा वो छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी बच्चे हैं, उनको नहीं पता ये तंजीम अंसारी कौन है, ये मोहम्मद असलम कौन है, ये मिनहाज खान कौन है। क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं कि वो देखे उनकी सभाएं कौन आयोजित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसका एक बहुत व्यापक कारण है। ये बहुत घटना आपको छोटी दिख रही होगी। इस समय क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद और दुनिया भर में जैसे आरएसएस और उसकी संगठनों का जो 100-125 देशों में कार्य विस्तार हुआ है, उसके कारण भारत विरोधियों के सामने जो समस्या पैदा हुई है, भारत में काम करना कठिन हुआ है। ये एक पूरा दुर्भी संधि इसमें कहते हैं, सेक्रेट डील की तरह हुआ है। और वो पूरी ताकतों का एक ही इस समय फोकस है कि इस समय उसने आजमा लिया। बाकी नेताओं को, अखिलेश यादव पर कुछ कोशिश कर ली, दूसरे जगह कर ली, सबको ये लगा कि कांग्रेस के बाकी नेता जो हैं वो तो हम लोगों के साथ नहीं आएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको हम खड़ा करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध केवल भारत में ही नहीं दुनिया में ले जाकर के भी कुछ ऐसी बातें बुलवा सकते हैं जिससे दुनिया भारत के विरुद्ध हो जाए। लगे कि यहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को पर अत्याचार हो जाए। और उन सब लोगों ने भारी पैसे खर्च किए राहुल गांधी की यात्रा पर। अब वो सब सुनिए, उसमें एमनेस्टी कुछ संगठन, अरे भाई सुन लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अब जैसे कर्नाटक की सरकार आई है अशोक जी, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का बाजाबता ट्वीट आ गया कि हमने सरकार से ये मांग की है कि रिलीज जो धर्म परिवर्तन कानून है उसको वापस करिए, जो हिजाब पर बैन है उसको खत्म करिए, जो गो हत्या पर बैन लगी है उसको खत्म करिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट के सामने ये चीजें प्रस्तुत की है। तो राहुल जी की जो चाहे ब्रिटेन की यात्रा थी, अमेरिका की यात्रा थी, मालूम नहीं कि राहुल जी को इसका अंदाजा पता है कि नहीं, उनके लोगों का। भारत में भी मैं कह रहा हूं, मैंने सरकार को कहा था कि एक बार अमेरिकन एम्बेसी से चेक करिए कि उस यात्रा के पहले और उस यात्रा के बीच में कौन कौन लोगों ने अमेरिका का वीजा लिया है। क्योंकि ऐसे लोग जो इस देश में शाहीन बाग से लेकर के कृषि कानून विरोधी आंदोलन और बाकी जगह और दुनिया में भी जाके जो भारत विरोधी कर रहे थे, जिसके कारण लिस्टर शायर का दंगा हुआ, जिसके कारण अमेरिका में हिंदुओं पर हमले हुए, ये बहुत सारी संख्या में तब तो अमेरिका में बैठे हुए थे और वो इन सभाओं को आयोजित कर रहे थे। आप तो 4-5 नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे लिए नाम जरूरी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, इतने नाम कर। मेरा कहना है कि वो सारे तत्व इस समय जिस ढंग से कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यही होना है कि इतनी दुश्मनी पैदा करो दोनों के विरुद्ध, इतनी स्थिति पैदा करो देश में लड़ाई हो, देश में लगे कि बिल्कुल एक धारा है और फिर इनको मदद करके सत्ता में लाने। ओके, मैं एक ब्रेक और ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फिर सवाल पर आऊंगा। सवाल यह, राजनीति में आप किसी पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हराना चाहे, हटाना चाहे, बीजेपी को हराना चाहे, हटाना चाहे, उसके लिए आप डेमोक्रेटिक रूप से काम करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आप भारत विरोधी ताकतों से जब गठजोड़ करेंगे तो फिर अगर आपके खिलाफ ऐसा एनिमेटेड वीडियो आएगा तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो एफआईआर हुई है ये दरअसल इस बात की शुरुआत है कि कर्नाटक में इमरजेंसी 2 है। ये आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
बोल सकते दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी रिटर्न। जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने अमित मालवीय के खिलाफ राहुल गांधी पर ट्वीट करने के बाद जो है एक एफआईआर दर्ज कर दी, उसके बाद हम सवाल उठा रहे हैं क्या ये इमरजेंसी रिटर्न है? इमरजेंसी में अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलना अपराध था तो आज राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करना अपराध हो गया क्या? अगर हो गया है तो फिर इमरजेंसी रिटर्न नहीं तो क्या है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विजय कौशिक, बड़ा गंभीर जो मसला है, क्योंकि सारा जो मूल है इस पूरी डिबेट का, वो मूल अमित मालवीय का ट्वीट है। जिस ट्वीट में अमित मालवीय ये जिसमें बाकायदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली ताकतों से मिले हैं, और जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ये दिखाते हैं राहुल गांधी की जो सभाएं हैं वो भारत विरोधी ताकतों ने आयोजित की, जिनमें ऐसे लोग शामिल थे जो दरअसल आतंकी संगठनों से बैंड आतंकी संगठन सिमी, हिजबुल मुजाहिदीन, सैयद सलाउद्दीन के लिए काम करते रहे हैं। तो फिर ऐसे लोग अगर राहुल गांधी की सभाओं के लिए काम करेंगे तो ये भारत तोड़ो क्यों नहीं है? सबसे पहले अशोक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से देश की जनता ये महसूस कर रही है कि भाजपा पहली बार एक एफआईआर से डरी है, और एक एफआईआर से ही कर्नाटक में आपातकाल की बात भाजपा करने लगी है। निश्चित तौर पर जो अमित मालवीय जैसे लोग हैं, जो अपने ट्वीट्स या अपनी वीडियोस के माध्यम से या आईटी सेल के द्वारा जो जहर तैयार करते हैं समाज के बंटवारे का, रुकिए जरा, आपको सच से तकलीफ है क्या? आपको सच से तकलीफ है? अच्छा, ये बताकर जाइएगा, एक मिनट, ये बताकर जाइएगा कि वहां पर वो सुनीता विश्वनाथन से मिले नहीं मिले, ये बताकर जाइए। सुनीता विश्वनाथन कौन है ये बताकर जाइएगा। अभी तो मैंने आधा पार्ट छोड़ दिया। सुनीता विश्वनाथन बताकर जाइएगा। विजय कौशिक जी, आपने अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे लिया, मैंने आपको रोका भी नहीं। अब आ जाइए तथ्य पर, फैक्ट पर आ जाइए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। अब मैं फैक्ट्स पर आ जाता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आज से तो कोई वीडियो चल नहीं रहे, लंबे समय से नहीं, जो नाम पूछे उनके बारे में बताओ यार। एक मिनट पूछा मोहम्मद विजय कौशिक जी सुनिए, मैं फिर आ रहा हूँ, फैक्ट्स पर आ रहा हूँ। मैंने मूल सवाल पूछा, जो लोग आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, आतंकी संगठन सिमी के लिए काम करते रहे, वो लोग राहुल गांधी की सभाओं का आयोजन क्यों कर रहे थे, और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए थे अमेरिका में? मेरा मूल सवाल ये है। मैं ग्राफिक में इन सबके रिश्ते दिखा रहा हूं, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, ये देखिएगा किस किस तरह के लोग हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको ग्राफिक में मिल जाएगा। इसलिए मैं विजय कौशिक जी मूल सवाल पर आइए, ये लोग क्यों जुड़े राहुल गांधी के साथ? ये भारत तोड़ो नहीं तो क्या है? अशोक जी, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, राहुल गांधी जी को कोई जानकारी नहीं होती कि उनके प्रोग्राम कैसे जानकारी नहीं रहती? पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था उनका ये वो कहा जाता है, सोशल मीडिया बाकी सिस्टम कहा जाता है। मोदी जी की रैली में कौन? मैं जो पूछा, उन्होंने 3 नाम पूछे, आपसे उन 3 नामों का जवाब दे दीजिए आप कि उन 3 लोगों के वो जिनके साथ बैठे हुए हैं अभी जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सुनीता विश्वनाथन कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी को ये नहीं पता उनकी रैली किसने ऑर्गेनाइज करी? जिनके साथ बैठकर वो गपशप मारे, चाय पीने हैं, वहां पर टेबल पे बैठे हैं, वो कौन है वो बता दीजिए। विजय कौशिक जी एक मिनट, विजय कौशिक जी एक मिनट, विजय कौशिक जी, अरे राहुल लाल जी रुकिए, राहुल लाल जी रुकिए एक मिनट। वो विजय कौशिक जी बोल रहे हैं, उन पे मत बोलिए, वो भी कांग्रेस के, आप भी कांग्रेस समर्थक है। लेकिन विजय कौशिक जी ने जो बात कही, राहुल लाल जी आपके गले में पच पा रही है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होता कि दरअसल उनकी सभाएं कौन आयोजित करते हैं, उनके बगल में टेबल पे कौन बैठा है, इधर बैठ के कौन चाय पी रहा है, उनके जो कार्ड बांटे जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा में आने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए, वो कार्ड कौन बांट रहा है, ये राहुल गांधी को पता ही नहीं होता। एक मिनट रुकिए, बात आई है, राहुल गांधी को पता नहीं होता। जोड़ो यात्रा के वास्ते वो लगातार लाखों लोगों से मिल रहे हैं। अरे लाखों नहीं थे भाई, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, लाखों लोग नहीं है, 5 नाम दिए रखे हैं, 5 नाम। सुनिए राव एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए, अरे बाबा नहीं सुनिए, राहुल लाल सुनिए, और विजय कौशिक सुनिए। मेरे दर्शकों को बरगलाइए मत, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी जहां लाखों लोग जुड़े थे, ये 5-5, 6-6 ऑर्गेनाइजर थे। एक मिनट विजय कौशिक रुकिए, मैंने कहा फेक न्यूज से इस डिबेट की शुरुआत आपने की थी, और आपने खुद कहा मैं अपनी डिबेट में फेक न्यूज फैलाने की अनुमति नहीं देता। तो ये फेक न्यूज मत फैलाइए
कि अमेरिका में राहुल गांधी लाखों लोगों की समाएं कर रहे थे। अरे राहुल गांधी के अमेरिका में सभाओं में 5000 लोग नहीं जुटे थे। और एक मिनट रुकिए एक मिनट 5000 लोग नहीं जुटे थे, और उन 5000 लोगों को जुटाने के लिए जो लोग लगे हुए थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के कारिंदे थे, वो सिमी के लोग थे। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं, सिमी और हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों का कंधे पर चढ़कर कांग्रेस को सभाएं करने की, राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल देखिए, ये आरोप बीजेपी, ये आरोप नहीं है, ये सच है, ये सच है। मैं कागज दिखा रहा हूं इसके। अशोक भाई सुनिए, मैं आपको एक चीज, एक प्रोसीजर बता रहा हूं। देखिए एक मिनट, मैं एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं दर्शकों से आज एक बात कहना चाहता हूं। आज आप देख रहे होंगे मैं जो फैक्ट दिखा रहा हूं उसके जवाब ना विजय कौशिक के पास है ना राहुल लाल के पास है। वो इधर उधर की बात जरूर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लो, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों से मिलते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, मैं सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, कई और नाम ले सकता हूं, और ये 3 लोग जो हैं वो बाकायदा वो जो कांग्रेस की तरफ से जो बाकायदा प्रिंटेड जो एक विज्ञापन दिया गया उसमें वो 3 नाम थे जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो राहुल गांधी की सभाओं के आयोजक थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को, कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की? अगर इसका जवाब है किसी के पास तो सीरियसली मुझसे डिबेट कीजिए, इधर उधर की गपबाजी जुमलेबाजी आज मत कीजिए, क्योंकि यह गंभीर विषय है। अगर जवाब है बोलिए। हाँ, के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, वो कौन है उसकी जानकारी भी दे दीजिए। सुनीता विश्वनाथन की जानकारी है आप लोगों को? किसी को सुनीता विश्वनाथन के बारे में जानते हैं क्या आप बोलिए। उसको फंडिंग कौन करता है? मैं ये कह रहा हूं, क्या सुनीता विश्वनाथन के भारत के बारे में प्रोग्राम होता है निश्चित तौर पर, तो राहुल गांधी जी को डायरेक्ट टच में नहीं होते। अरे मैं छोड़ो ना, ये फिर इधर की बात से भाग रहे हो। वो जो आप टीवी देख पा रहे हो, टीवी पे मैं चाहते हैं फुल स्क्रीन दिखा देने की। जरा ये तस्वीर सुनीता विश्वनाथन के साथ तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, सबको हटा दीजिए। सुनीता, ये देखिए, ये सुनीता विश्वनाथन है जो अमेरिका में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का अभियान चलाती हैं, अमेरिका में मुस्लिम संस्थाओं के बीच जाकर बोलती हैं कि हिंदुत्व जो है वो क्या है, हिंदुत्व बांटने वाली विचारधारा है। ये राहुल गांधी के साथ कार्यक्रमों में बैठी रहती हैं और ये बाकायदा नरेंद्र मोदी के खिलाफ तख्ती लेकर खड़ी दिखाई देती है अमेरिका की सड़कों पर। और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि उनके बगल में कौन बैठा है। भगवान ना करे कि कल को इसी तरह से सैयद सलाउद्दीन ना बैठा हो राहुल गांधी के बगल में, और जो है और विजय कौशिक और जो है राहुल लाल ये कहें कि भाई राहुल गांधी जी को पता नहीं था कि सैयद सलाउद्दीन कौन है। ये तर्क ना दे, कभी ऐसा भगवान ना करे ऐसा दिन आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है रिश्ता, ये आज कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये रिश्ते पर बात करने पर, अगर आप भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं और अगर उस पर कोई सवाल उठाता है, उस पर एफआईआर हो जाती है, तो ये इमरजेंसी रिटर्न है और कुछ नहीं। बोलिए अवधेश जी। देखिए, ऐसा है कि इस समय कांग्रेस, मैं बताया कि एक रूथलेस पॉलिसी होती है, जैसे हमने वहां का आपको चर्चा की है, वहां की क्या अपने पार्टी में भी रूथलेसनेस। अगर किसी ने बोला मुख्यमंत्री पद तक से जो है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब मैंने सोनिया गांधी को कहा कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप त्याग पत्र दे सकते हैं केवल इसलिए कि वो उनकी पॉलिसी से असहमत हो रही हैं। तो बाहर और भीतर के जो सलाहकार इस समय बने हुए हैं उनका बयान देखिए। मैं केवल अब आपकी उत्तर के पहले एक बात ध्यान दिलाता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति के बजाय मुकदमे की नीति अपनाई। उत्तर प्रदेश अस्थिर हो गया, विकास में नीचे चला गया। राज्य की क्या हालत हुई है, एक आते थे तो उनके लोगों पर मुकदमा, वो आया तो इन पर मुकदमा, और राजनीति अस्थिर हो गई। एक बार आप जब 93 के बाद से लेके और 2007 में पहली बार आई है, पहले सुन लीजिए, इस प्रकार की पॉलिटिक्स में, राजनीति में विचारों का जवाब विचारों से होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को लेके ऐसे चीजें आ रही हैं, कभी हिटलर बना के, कभी मुसोलिनी बना करके, कभी चंगेज खां बना के दिखाया जा रहा है। लेकिन मैंने नहीं सुना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता पर इस कारण एफआईआर दर्ज कराई हो।
राजनीति सहिष्णुता का विषय है, अगर सहिष्णु नहीं है, ये इमरजेंसी बता रहे हैं। देखिए इमरजेंसी, अरे भाई आप तो बीच में बोलते रहते हैं, आपके पास तथ्य होते नहीं है। सुन लीजिए जरा, आपके लिए भी खतरनाक है। अरे आप इतने बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप पर कभी एफआईआर हुई है? लेकिन मैं अशोक जी ये कहना चाह रहा हूं देश से, देश के लोग इस समय सोचे कि देश में किस प्रकार की शक्तियां हमारी राजनीति पर हावी हो रही है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में, जो कि एक वो जो भाषण था वो निश्चित रूप से लोगों के अंदर रोमांच पैदा करने वाले भाषण था, बता दिया है कि अभी तक की राजनीति किस दिशा में चल रही थी और आने वाली राजनीति 2023 से आगे किस दिशा में ले जाना चाहते थे। ये दो विभाजक रेखा देश में खींची गई है, लेकिन इस विभाजक रेखा में केवल वैचारिक लड़ाई की आवश्यकता है। ये जो लोग भी प्रियंक खड़गे बाकी ऐसा कर रहे हैं, वो देश की राजनीति में इमरजेंसी नहीं, एक अलग प्रकार के डिक्टेटरशिप की स्थापना करना चाहते हैं। ओके जरा एक मिनट आ रहा हूं आरपी सिंह, एक मिनट आ रहा हूं मैं। जरा ये जो स्क्रीन पर दूसरी तरफ जो एक है ग्राफिक, जरा उसको भी फुल स्क्रीन दे दीजिए। और उसके बाद मैं एक छोटा सा सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये दोनों लोग मेरे मेहमान जवाब नहीं दे पाए, कांग्रेस समर्थक। ये जो है रजिस्ट्रेशन एनआरआई इंटरेक्शन विद राहुल गांधी, न्यूयॉर्क ऑन जून 4, 2023, ये जो नीचे नाम दिए हैं ये वो नाम है जिनके ऊपर मैं कह रहा हूं कि ये भारत विरोधी और पाकिस्तान के लिए काम करने वाले आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं। ये दरअसल राहुल गांधी का इंटरेक्शन आयोजित कर रहे थे। और राहुल लाल और विजय कौशिक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हो सकता है पता ही ना हो। तो मेरा सवाल ये है, अगर राहुल गांधी को पता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की ये तमाम कार्यक्रम जो है सैम पित्रोदा आयोजित कर रहे थे, तो विजय कौशिक जी कहीं ऐसा तो नहीं है सैम पित्रोदा राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों से जोड़ रहे हैं और राहुल गांधी को पता ही नहीं चला? सैम पित्रोदा तो नहीं है कहीं सब भारत विरोधी अभियान के पीछे? सवाल यह है कि जिन्हें आप भारत विरोधी कह रहे हैं, अगर वो बैठक के अंदर भारत के हित की बात कह रहे हैं तो उसे कौन? अरे बाबा, अरे कल को सैयद सलाउद्दीन भारत के हित में बात करेगा, कल को ओसामा बिन लादेन अगर कहता भारत जिंदाबाद तो फिर हम कहते नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कांग्रेस आयोजित कर रहे थे जिसके अध्यक्ष कह चुके हैं विजय कौशिक जी, मेरी डिबेट को हास्यास्पद ना बनाए कृपया करके, गंभीरता रहने दो। बात कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस के दोनों लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे पर बोल रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब वो दोनों लोग एक दूसरे पर बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी जी अपने सारे वीडियो भारत सरकार को देने के लिए तैयार हैं कि अगर विदेशी भूमि पर उन्होंने इस देश का कोई अपमान किया हो, देश विरोधी कोई बात की हो, देश की एकजुटता की बात ना की हो, तो राहुल गांधी जी को फांसी दे दें। अच्छा चलो लोकतंत्र है। कर्नाटक। अच्छा चलिए हो गया आपका, सुनिए क्या हो गया, दो चीजें और बता दीजिए, दो चीजों का जवाब और दे दीजिए। ये जो बहन जी बैठी है इनके साथ, उनका जो फंडिंग है वो पता है ना सोरस करता है, ये जानकारी आपको शायद नहीं होगी। उनकी पूरी फंडिंग सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, एक और सज्जन है उनका नाम है सलील शेट्टी, सलील शेट्टी उनका नाम है। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, वो वाइस प्रेसिडेंट है सोरस के संगठन में। अब सोरस को लेकर प्रवीण चक्रवर्ती आपके जो सोशल मीडिया हेड रहे हैं पहले, जो आपके प्रवक्ता भी रहे हैं, वो सोरस की तारीफ करते हैं। ये उनका ट्वीट है मेरे पास, वो कहते हैं सोरस की तारीफ करते हैं। बात कर रहे हैं क्या? तो दिखता है ना कि कहाँ गठजोड़ है आपका, किन किन लोगों से गठजोड़ है। और सोरस कौन है? सोरस कहता है कि मैं कई करोड़ों रुपया, कई करोड़ों बिलियन डॉलर खर्चूंगा भारत के अंदर राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए और मोदी जी को हटाने के लिए। और ये भी और सोरस जो है ये भी जानकारी दर्शकों के लिए है कि जॉर्ज सोरस दुनिया में कई जगह पर चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात है वो। ये कुल मिलाकर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को, विजय कौशिक कह रहे हैं राहुल गांधी को फांसी पे चढ़ा दो, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल जी एक्टिविस्ट नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया। इस प्रकार से पॉलिटिक्स नहीं होती है। एक से एक आरोप नेता अनर्गल भी एक दूसरे पर लगाते हैं, मुकदमेबाजी। देखिए भय आतंक और दमन से सत्ता या राजनीति नहीं चलती है। ये कई बार आपके विरुद्ध अनर्गल आरोप भी लगते हैं, सहन करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा अनर्गल
पागल आरोप तो मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में किसी पर नहीं लगा है। कितने लोगों पर FIR हुआ इस देश में? और RSS पर जितने आरोप लगती है, RSS तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन भी करने नहीं आती है। जिस RSS की आलोचना करते हैं उससे व्यवहार करना सीखिए। सबसे ज्यादा इस देश और दुनिया में RSS को खलनायक बनाते हैं। FIR तो छोड़िए, वो खंडन करने नहीं आते। इसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैं इस डिबेट को विराम देता हूं कि अभी कांग्रेस को कर्नाटक में और बहुत कुछ सीखना चाहिए RSS से और बाकी संगठनों से, और राजनीतिक प्रतिरोध जो है सर हाँ बिल्कुल हाँ कि आपको एक राजनीतिक आरोप लगा दे तो आप FIR दर्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे। ये राजनीति नहीं हो सकती, ये राजनीति की धारा नहीं हो सकती, ये सिर्फ आपातकाल हो सकता है, ये तानाशाही हो सकती है। और सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी की दौरों में, राहुल गांधी के विदेश दौरों में कुछ लोग ऐसे जुड़े जो भारत को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं, तो उन पर सवाल उठाने का हक अमित मालवीय को भी है और देश में हर नागरिक को भी है, और उनका कांग्रेस को गंभीरता से सवालों का जवाब देना चाहिए। और सवालों का जवाब FIR नहीं है, क्योंकि जब आप सवालों का जवाब FIR से देते हैं तो इसका मतलब आप तानाशाह हैं, आप इमरजेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। कर्नाटक इमरजेंसी की ओर ना बढ़े, ये दुआ करनी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। आज की डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समाज की बेड़